मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी और रेखा आर्य रहे मौजूद। दिल्ली दौरे से लौटने पर सीएम धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार, कहा केंद्र से मिल रहा विशेष सहायता योजनाओं के लिए व्यापक सहयोग। आईआईटी रुड़की का 22वां दीक्षांत समारोह, मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। बीटेक की लेसना वालरा को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल। हरिद्वार ऋषिकेश की बदले की सूरत, सरकार ला रही है रीडेवलपमेंट प्लान, दून में बनेगी कैपिटल सिटी। बजरंगबली के जयकारों से गूंजा शहर, शोभा यात्रा को लेकर खुफिया विभाग पूरी तरह अलर्ट। और कोरोना के बढ़ते केसों के बीच टीकाकरण ठप, राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के पार, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट रहने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर कालाढूंगी से है, जहां मुख्यमंत्री के 7 मार्च को आगमन की तैयारी को लेकर प्रदेश के जिले के नेता सहित विधायक ने सभा स्थल किया है। वहीं निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, थाना अध्यक्ष सहित समस्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक सभा होगी, जिसमें लगभग 10,000 लोग, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता मौजूद रहेगी। इतनी बड़ी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के लिए विकास की कई योजनाओं की घोषणा करेंगे, जिससे कालाढूंगी के विकास को गति मिलेगी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी भी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी भी आ रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी भी आ रहे हैं और अनेक नेता हैं। एक पहली बार आगमन प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी का है। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और बहुत अच्छे ढंग से लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से लगे हुए हैं, कल संख्या 10,000 से ऊपर है। बहुत अच्छा कार्य। खबर रुड़की से, जहां भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर ग्राम में हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी पुलिस फोर्स और तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि थाना भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर में पिछले वर्ष शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच बड़ी हिंसा हो गई थी, जिसके बाद कई दिनों तक प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर लोगों के द्वारा शोभा यात्रा निकालने के लिए अनुमति मांगी गई थी। हम शासन प्रशासन का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज जो है ये भव्य शोभा यात्रा में सभी का सहयोग है। प्रशासन ने व्यवस्था बड़ी सुंदर बनाई है और इसका पूरा श्रेय प्रशासन को जाता है। सभी ग्रामवासी और हिंदू समाज के लोग भी प्रशासन का सहयोग करेंगे, लेकिन ये पूरी व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था प्रशासन ने बनाई है। इसका पूरा श्रेय जो है शासन, जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, पार्टी ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है, बहुत सुंदर निर्णय लिया है और प्रशासन ने भी बहुत सुंदर निर्णय लिया है। देखिए, अभी हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा लगभग संपन्न होने के अवसर है और जो यहाँ पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी तैनात थे, उन्होंने विधि व्यवस्था की कोई भी स्थिति उत्पन्न होने की सभी आशंकाओं को निवारित करते हुए सकुशल संपन्न कराने में अपना बेहतर योगदान दिया है। अन्य स्थानों पर भी जो शोभा यात्राएं चल रही थी, उनमें से कुछ संपन्न हो चुकी हैं सकुशल। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधम सिंह नगर के गुलजार पर, आपको बता दें, गुलजारपुर में 300 एकड़ फॉरेस्ट भूमि में खनन माफियाओं द्वारा 1000 से ज़्यादा पेड़ों को काटकर की गई कई किलोमीटर सड़क निर्माण किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वन भूमि खनन माफियाओं द्वारा बनाई गई चारों सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर 24 घंटे निगरानी करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने एसएसपी उधम सिंह नगर को इन बैरिकेडिंग में वन विभाग के कर्मचारियों के साथ पुलिस बल की भी तैनाती करने को कहा। आज रामनगर रेंज के डीएफओ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि अवैध खनन को रोकने के लिए उनके पास कर्मचारियों का अभाव है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान खनन माफियाओं ने उनके एक कर्मचारी को ट्रैक्टर से दबाकर हत्या भी कर दी थी। पेड़ों को काट के इलीगल माइनिंग की जा रही है
उस फॉरेस्ट एरिया में करीब 4 रास्ते जो इलीगली बनाएंगे, जिसमें माइनिंग माफिया अपने ट्रक और डंपर वगैरह क्रॉस करा रहे थे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने चारों रास्तों पे बैरिकेडिंग के सख्त निर्देश दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि चारों रास्तों को दोनों तरफ से फॉरेस्ट की बल्ली लगेगी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 24 आवर्स उनके कोई ना कोई ऑफिसर वहाँ पर मौजूद होगा। जब ये निर्देश दिया गया तो डीएफओ प्रेजेंट थे कोर्ट में, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी खतरा है उन माइनिंग माफियाओं से और पहले भी हमला हो चुका है। तो तब एसएसपी उधम सिंह नगर को निर्देश दिए गए हैं कि रिक्वायर्ड टीम और जो भी हेल्प फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए, पुलिस की सपोर्ट उनको दी। अब बात अगली खबर की। हनुमान जयंती पर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्ती बरतते नजर आ रहा है। रामनवमी पर देश के कई राज्यों में शोभा यात्रा निकालने को लेकर बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हरिद्वार पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही ड्रोन कैमरे से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उपद्रवी तत्वों पर शांति व्यवस्था प्रभावित करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि हनुमान जयंती के मौके पर सभी थाना क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। उपद्रवियों पर ड्रोन कैमरे से के माध्यम से सख्त नजर रखी जा रही है। हनुमान जयंती के जो हमारे जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिनके नियमानुसार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दी गई है, तो विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। इसको देखते हुए जहाँ जहाँ हमारे ज़्यादा जुलूस और धार्मिक यात्राएं निकल रही है, उसको देखते हुए हमने संबंधित थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अफसर्स की नियुक्ति की है। साथ ही साथ हर जगह मजिस्ट्रेट अफसर नियुक्त रहेंगे। ड्रोन से निगरानी करने के लिए बताया गया ऐसे इलाकों में साथ ही साथ समस्त जुलूसों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और सभी रूटों पर पुलिस व्यवस्था के लिए अलग अलग से हर थाना क्षेत्रों से ड्यूटियाँ। रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार की शुगर मिल पर पेराई सत्र अंतिम चरण में चल रहा है। पेराई सत्र के समापन से पहले किसानों का गन्ना चीनी मिलों पर पहुंच जाए, इसलिए समिति ने लिवरहेडी सहकारी गन्ना समिति के सभागार में गन्ना पर्यवेक्षक, चीनी मिल के गन्ना मैनेजर की बैठक आयोजित कर किसानों की समस्या के समाधान पर चर्चा की। बैठक में पहुंचे सुशील राठी ने बताया कि पेराई सत्र के समापन होने के बाद अधिकतर किसानों का गन्ना बचा रहता है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार पेराई सत्र में 100% किसानों का गन्ना मिलों तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए गन्ना पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया है। किसानों को कि गन्ना रिपोर्ट 3 दिन के अंदर गन्ना समिति को भेजने का निर्देश दिया जाए, ताकि भविष्य में किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। किसानों के खेत में गन्ना के समाप्त होने के बाद ही पेराई सत्र समाप्त होगा। प्रयास ये है, गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारा कि चीनी मिल तब तक जब तक किसान के गांव में एक एक खेत का गन्ना चीनी मिल में आपूर्ति नहीं हो जाता, तब तक चीनी मिल चलती रहेगी। संभावित अभी देखने में आ रहा है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक हमारा पेराई सत्र जा रहा है। कैलेंडर भी उसी स्पीड में चल रहा है और आगे जो उस पर निर्णय लिया जाएगा, वो संयुक्त जो भी निर्णय होगा उसका सभी लोग मतलब फॉलो करते हुए समस्त किसानों का गन्ना हम आपूर्ति कराएंगे। ये जो पेराई सत्र है 2022-23 वो अपने अंतिम चरण में है और हमारा प्रयास है कि जो किसान है, गन्ना किसान है, उनका समस्त गन्ना चीनी मिल को चला जाए, समय पर चला जाए। तो उसी के निमित्त आज चीनी मिल और हमारी समिति के जो अधिकारी हैं और जो सुपरवाइज़र हैं उनकी हमने बैठक की है और उसमें उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई वो फील्ड में सर्वे करें, किसका गन्ना अधिक बचा है और किसका गन्ना खत्म हो गया, उसकी रिपोर्ट वो हमें 10 तारीख तक। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के खानपुर में हरिद्वार पुरकाजी रोड स्थित ब्राह्मणवाला गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। फरार बदमाश की धर पकड़ के लिए पुलिस के आला अधिकारी आसपास के खेतों में खोजबीन कर रहे हैं। आज शाम गोवर्धन चौकी प्रभारी नवीन चौहान अपनी टीम के साथ हरिद्वार पुरकाजी रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने बदमाशों का पीछा किया और पुलिसकर्मियों की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार जो है मुजफ्फरनगर साइड से थाना खानपुर क्षेत्र में आ रहा था, उसको एक रूटीन की चेकिंग की जा रही थी। वहाँ इंस्पेक्टर नवीन जोशी थे और उनके द्वारा बाइक सरमार जो है गाड़ी नहीं रोकी। जब उसका पीछा किया गया तो गन्ने खेत में भागे और
फायर किया पुलिसकर्मी के ऊपर, जिस पर जवाबी कार्रवाई में भी पुलिसकर्मियों द्वारा फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अभी प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली है उसमें वो बदमाश मुजफ्फरनगर साइड का, अभी इसकी तस्दीक हुआ, जिसके आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है। ये लोग किस प्रयोजन से यहाँ पर आए थे और क्या मंसूबे थे, इस संबंध में उससे पूछताछ की जाएगी। अभी चूंकि उसको घायल अवस्था में है तो उसको रुड़की सिविल अस्पताल में वहाँ पर एडमिट कराया गया है। अब बात अगली खबर की। श्री बालाजी मंदिर समिति रूपनगर के तत्वाधान में श्री हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भगवान गणेश जी की 15 फुट की प्रतिमा के साथ उनकी सवारी चूहों ने भक्तों को खूब रिझाया। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान ने भक्तों का मनोरंजन किया। साथ ही राधा और कृष्ण की भी भक्तों के रंग में, आपको बता दें, संग मिलकर यात्रा में जमकर नाचे। हनुमान जी के सात भाइयों बांके बिहारी की रामलीला और आपको बता दें बांके बिहारी की रासलीला और भोलेनाथ के अघोरी रूप की झांकी भी शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही। बालाजी महाराज के दरबार से निकली भव्य शोभा यात्रा भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा शिशु मंदिर से शुरू होकर सिंधी चौराहा, काला ढूंगी रोड, जेल रोड, मुखानी रोड चौराहा, हीरानगर चौराहा से होते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान व्यवस्थापक महंत पूरन चंद पाठक, विधायक वंशीधर भगत, विधायक सुमित हृदय समेत तमाम भक्त मौजूद थे। इस सभा का जो आज यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए परिवार है हमारा, और आज जो बालाजी का शोभा यात्रा निकल रही है उसको लेकर हमारे कायस्थ सभा द्वारा फल वितरण और पानी वितरण का आयोजन किया गया है। और ये हमारा कायस्थ परिवार एक बड़ा परिवार है और चित्रदूप जो हमारे महाराज है उनका एक परिवार है, और उसके लिए आज उनकी सेवा के लिए आज बालाजी का जो दरबार जो डोला निकल रहा है उसकी उनकी सेवा के लिए आज हमारा कायस्थ सभा परिवार खड़ा है और पानी और बिस्किट और केले का वितरण किया जाएगा। मैं जानता हूँ आज भी कलयुग में हनुमान जी अगर कोई भगवान यहाँ पर उपस्थित है तो हनुमान जी हैं, और मैं विगत 40 वर्षों से मंगल का उपवास करता हूँ और हनुमान जी की प्रेरणा से आज 25 साल हो गए मैं मीट मांस नहीं खाता। तो कल हमने भी हनुमान जी की जयंती के अवसर पर हमने 3 मूर्ति मंदिर में भंडारे का आयोजन किया, सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। और आज ये भव्य शोभा यात्रा जिसमें हमारे पूरन पाठक जी यहाँ सभासद भी रहे हैं, आज वो धर्मगुरु हैं। रूपनगर से बालाजी मंदिर से ये शुरुआत होती है और यहाँ से ये शोभा यात्रा शुरू हो रही है और बालाजी मंदिर तक ये पहुँचेगी। बालाजी महाराज की जो शोभा यात्रा निकल रही है इसमें हम लोग अपना थोड़ा सा योगदान सहयोग दे रहे हैं और आगे भी यही आशा करेंगे कि ऐसे ही हम लोग दिन प्रतिदिन अपने लोगों की सबकी भीड़ बनाते रहें कायस्थ परिवार की, और इसी तरह से इस कार्य को जब उठाया है तो आगे तक हम लोग अच्छे से पूरा करें। और सच्ची श्रद्धा और लगन से चित्रगुप्त जी भगवान जी का जन्मदिन भी है, उनके उपलक्ष्य में हम लोग ये शोभा यात्रा उतार रहे हैं। अब बात अगली खबर की। भाजपा आज 43 साल की हो गई। 6 अप्रैल 1980 को जब ये पौधा रोपा गया था तो लगा था कि अपने शुरुआती स्वरूप जनसंघ से भी कई गुना बड़ा पेड़ लगेगा, इतना बड़ा कि बाकी पेड़ इसके आगे बौने हो जाएंगे। ऐसे में 2 सांसदों की पार्टी से लेकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का सफ़र, भाजपा का यह सफ़र आसान नहीं था। आज से ठीक 43 साल पहले जब देश में कांग्रेस के सत्ता, सूर्य का ताप उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ था, तब 6 अप्रैल 1998 को अटल आडवाणी ने जनसंघ से आगे बढ़कर बीजेपी के रूप में सियासत का नया कमल खिलाया। शायद ही तब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने कल्पना की होगी कि अपनी स्थापना के महज 4 दशक पूरे करने से पहले ही यह दल देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगा। आज भाजपा अधिकांश राज्यों में जीत की गारंटी बन गई है। देखिए रिपोर्ट। अप्रैल 1980 को जन्मी भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी इस मौके को पूरे देश भर में धूमधाम से मना रही है। देवभूमि उत्तराखंड में भी बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस को बूथ स्तर तक मनाया। मुख्यमंत्री धामी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी नमन किया, जिसकी बदौलत आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य है कि समाज के हर वर्ग को पार्टी से जोड़ा जाए।
और इसको लेकर पार्टी कार्य कर रही है। विकल्प रहित संकल्प की दिशा में पार्टी कार्य कर रही है। सबसे पहले तो पार्टी के स्थापना दिवस की और हनुमान जयंती की दोनों की सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर उन सभी महान आत्माओं को, उन सभी महान कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना तिल जलाकर भारतीय जनता पार्टी जैसे पौधे को लगाया और वो पौधा आज बट वृक्ष का रूप लेकर संपूर्ण भारत की सेवा में लगा हुआ है, संपूर्ण विश्व को कहीं न कहीं प्रकाशमान करने का काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत ही प्रेरणादायी संबोधन सभी कार्यकर्ताओं के लिए हुआ है। केवल उनके संबोधन में भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। हम उत्तराखंड के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक उद्बोधन से प्रेरित होकर जन जन का विश्वास जीतने का काम करेंगे, जन जन का दिल जीतने का काम करेंगे। आज हमारी पार्टी के 44 स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा प्रत्येक देश के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। हमारे उत्तराखंड में भी हमने सभी जिला केंद्रों पर, मंडल स्थलों पर और बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री के उद्बोधन को कार्यकर्ताओं को सुनाने का हमने पूरा कार्यक्रम से तय किया था। और मुझे बताते खुशी है, अभी तक की जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है, लगभग 90% बूथों पर हमारे कार्यक्रम आज हुए हैं। बता दें कि 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक लंबा सफर तय किया है और इसके साथ ही वो देश में सबसे ज्यादा सांसदों, विधायकों और पार्षदों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है। बीजेपी ने महज 2 लोकसभा सीटों से अपना सफर शुरू किया और 2019 और 303 सीटों पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस 2019 में 52 सीटों पर ही सिमट गई। लगातार कांग्रेस अपने जनाधार को खोती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्षी दलों का तर्क है कि भाजपा के राज में देश और प्रदेश की बुरी स्थिति है और बीजेपी अपने लक्ष्य से भटक गई है। बीजेपी को जश्न नहीं बल्कि आत्म अवलोकन करना चाहिए। ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। आज जो कुछ भी देश और प्रदेश के अंदर चल रहा है वो देश हित में नहीं है, वो जनहित में नहीं है। आपके 9 साल के कार्यकाल में जो आपको 9 साल सत्ता पर काबिज हुए केंद्र में हो गया और 6 साल यहाँ प्रदेश में हो गया है, तो प्रदेश बद से बदतर हालत में पहुंच गए। चाहे हम सड़क व्यवस्था की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे हम भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बात करें, आज कोई भी क्राइम यदि प्रदेश में हो रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारियों की संलिप्तता चरम पर दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे उनको बधाई देना चाहता हूँ। रही बात की 2 सीटों से बनने वाली, ये सारी पब्लिक जानती है कि किस तरह से उन्होंने साम दाम दंड भेद आपस में लड़ा करके हिंदू मुस्लिम, हिंदू एससी बैकवर्ड, इन सब को आपस में लड़ा करके इन्होंने अब किसी तरह जनाधार बनाया। इसमें मेन काम काफ़ी हद तक कांग्रेस का भी था, जिन्होंने किसी को पनपने नहीं दिया। कांग्रेस ने भय दिखा करके मुस्लिम को वोट लेती रही लेकिन कोई काम नहीं किया। अब ये कर रहे हैं कि ये भी मुस्लिम को भय दिखा करके हिंदुओं को पोलराइजेशन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये जो उभार है, जब से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में जब इसने नाम चेंज किया था, इनका उभार बना है राम मंदिर के बाद से। आप भी जानते हैं राम लहर जब चली, जिसको राम लहर के रूप में जाना, और तब से भाजपा ने यही देखा है कि जनता को धार्मिक रूप से उकसाया जाए, धार्मिक रूप से उद्वेलित किया जाए, सांप्रदायिक दंगे कराए जाएं और देश को राष्ट्रवाद के नाम पे कह लें या पाकिस्तान और चाइना के नाम पे डरा के कह लें, एक राष्ट्रवाद जो छद्म राष्ट्रवाद है उसके इर्द गिर्द लोगों को डरा के, दूसरे देशों से डरा के, दूसरे धर्मों से डरा के, उसका भयादोहन करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार खड़ा किया। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने 43 साल पूरे कर लिए हैं और निश्चित ही बीजेपी के लिए ये दिन जश्न का मौका है। भाजपा विकल्प रहित संकल्प को साकार करने की कोशिश में लगी हुई है, जबकि विपक्ष पूरी ताकत के साथ बीजेपी का मुकाबला करने में लगा हुआ है।
जिसमें उसे फिलहाल जीत मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी विकल्प रहित संकल्प को पूरा कर पाएगी? क्या देश में सिर्फ बीजेपी ही एकमात्र विकल्प बचेगा? क्या 2024 में एक बार फिर मोदी मैजिक काम करेगा? क्या बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत धर्म की राजनीति है या फिर विकास की राजनीति भाजपा को आगे बढ़ा रही है? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। यहां वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए एक ओर जहां भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव को फतेह करने की तैयारी में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड कांग्रेस अपने ही नेताओं की नाराजगी में उलझी हुई है। दरअसल कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपनी ही पार्टी हाईकमान के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष जैसे सभी पद कुमाऊं के नेताओं को देकर गढ़वाल की अनदेखी की है। तिलक राज बेहड़ के इस बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी समर्थन किया। साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि अपनी ही पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव का नाम लिए बिना तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें राजनीति का खा भी नहीं मालूम। साथ ही प्रभारी प्रदेश में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं। आरोप है प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी पर लगाए हैं। जाहिर है पार्टी के शीर्ष 2 विधायकों की खुलकर कलह बाहर आ रही है, तो नाराजगी से शीर्ष नेताओं की चिंता भी बढ़ गई है। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी कांग्रेस पर अपने ही भारी पड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2024 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इन तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए भाजपा अन्य दलों से काफी आगे निकल गई है। बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए चुनावी दंगल को जीतने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र के तमाम सीनियर मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के लिए करोड़ों की सौगात लाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली दौरे से वापस लौटे मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोशीमठ प्रभावितों के पुनर्वास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 मकान राज्य को आवंटित किए जाने, 125 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट की स्वीकृति दिए जाने, राज्य में PMGY की सड़कों को बनाने समेत राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की प्रधानमंत्री से मांग की है। चूँकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं उन सभी के बारे में उनको जानकारी दी है। कुछ उनसे अनुरोध भी किया है। जो हमारे प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसे जोशीमठ का हमारा मेन पुनर्वास होना है, उसके संबंध में भी उनसे अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लक्ष्य है 25,000 मकानों का, वो हमको आवंटित हो जाए। इसी प्रकार से 3200 किलोमीटर PMGSY की सड़कें बननी हैं, उसके लिए भी कहा है। इसके साथ साथ 125 मेगावाट बिजली लगभग हमको जो है छोटे प्रोजेक्टों से 25 मेगावाट से छोटे प्रोजेक्टों से हमको मिल सकती है या बन सकती हैं उसकी योजनाएं, तो उसकी स्वीकृति राज्य को मिल जाए और वंदे भारत एक्सप्रेस जहां से भी सूटेबल हो वहां से एक चलाई जाए। एक तरफ जहां बीजेपी में सरकार से लेकर संगठन तक सभी चुनाव को जीतने की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस अपने ही झगड़ों में उलझी हुई है। दरअसल कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपनी ही पार्टी हाईकमान के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष जैसे सभी पद कुमाऊं के नेताओं को देकर गढ़वाल की अनदेखी की है। तिलक राज बेहड़ के इस बयान का पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी समर्थन किया है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही।